बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबका अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, आज मैं मोहतरमा डॉक्टर आशा सिद्दीक़ा, जो कि पाकिस्तान की एक नामवर तजिया नगार हैं और थिंकर हैं, स्कॉलर हैं। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। उनके साथ चंद मुलाकातें भी हुई हैं। तो उन्होंने हमारे एक प्रोग्राम में ये कहा है कि यानी चंद नंबर ऑफ सवाल किए हैं, जो बेसिकली उसको बयान करने के लिए मुझे बहुत सा टाइम दरकार है। मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ जवाब दूं। मसलन पहली बात उन्होंने ये किया है कि दो कौमी नज़रिया, उसका क्या होगा। देखें मैडम, दो कौमी नज़रिया जो है ना, ये ब्रिटिश ने दिया था, या वेस्टर्न पावर्स ने दिया था, मे बी इंक्लूडिंग अमेरिका। वो दिया गया था कि बरसगीर के मुसलमानों को कैसे तकसीम किया जाए, एक ऐसी ऐसी रियासत का वजूद लाया जाए जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और ये ड्यूटी जो सौंपी गई थी एक बड़े अच्छे बैरिस्टर साहब को, जिन्होंने अपना काम जो है ना बड़ी खुश असलूबी से किया, बड़े अच्छे तरीके से किया। और उसके बाद जब वो कामयाबी के करीब पहुँचे, तो फिर ब्रिटिश राज ने, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी इन इंडिया, उन्होंने फिर जो उनके सपोर्टर थे, यानी कि उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट कह लें या जागीरदार कह लें या पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एलीट हैं, उनको इशारा किया गया कि आप सारे के सारे जो है ना, जिन्ना साहब का हाथ मजबूत करें और मुस्लिम लीग में चले जाएँ। इस बात को बड़ी वज़ाहत के साथ पीर बुगाड़ा साहब, जो फ़ौत हो चुके हैं, जो कहा करते थे कि यानी वो जीएचक्यू के आदमी हैं। उन्होंने वज़ाहत से कहा कि 1947 में हुक्म दे दिया गया था सबको कि आप जाकर जिन्ना साहब के हाथ मजबूत करें ताकि तक़सीम कश्मीर हो सके, सॉरी, तक़सीम हिंदुस्तान हो सके। तक़सीम हिंदुस्तान एक एजेंडा था, बैरूनी एजेंडा था। उसके लिए लोकल लोगों की ज़रूरत थी और मज़हब के नाम पर तक़सीम किया गया। अब ये क्या बात है, कोई लॉजिक, कम से कम मेरे ज़हन में तो ये बात नहीं समझ आती, अभी तक नहीं आती कि हज़ारों साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे, अपना-अपना मज़हब था, लोग अपने-अपने मज़हब पर अमल कर रहे थे। अचानक आ गया, भई नहीं-नहीं, हम जो है ना 2 कौमें हैं और हम इनके साथ नहीं रह सकते, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। और मार कुटाई वगैरह नफ़रतें फैला दी गईं, वो नफ़रतें जो उस वक़्त फैलाई गईं अभी तक जारी हैं। और उसको इंटेंसिफ़ाई किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है और हमारे मिसाइल बढ़ते जा रही हैं। और जब अपनी तक़सीम होगी, हिंदुस्तान की तक़सीम होगी और अलहदा मुल्क बन गया, लाखों लोग मारे गए, लोग घर तबाह हो गए, और एक बड़ी आबादी को शिफ्ट करना पड़ा फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड। और उस बाद कहा, जिन्ना साहब जो बैरिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा, जी भई, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम जो है ना 11 सितंबर की जो तकरीर है उनकी, वो कहते हैं कि अब ना आप हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, अब सारे के सारे पाकिस्तानी हैं। तो कुछ सवाल ये पैदा होता है कि 2, 3, 4 हफ्ते पहले, 6 हफ्ते पहले क्यों नहीं ये बात हो सकती थी कि सारे के सारे हिंदुस्तानी हैं, आपने अपने मज़हब पर अमल करें। तो ये एक बहुत बड़ा फितना पैदा किया गया था मज़हब के नाम पर। वो फितना अभी भी जारी है, अभी लोगों को समझ में नहीं आएगी, आहिस्ता-आहिस्ता समझ आना शुरू हो गई है। ये क्वेश्चन अराइज़ेज़ कि क्या बात है कि जिन्ना साहब पर रिसर्च की इजाज़त नहीं है, इसलिए क्या हक़ाइक़ सामने आ जाएँगे। मेरी एक किताब कश्मीर एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि मेरी एमफ़िल की थीसिस है, उसको इसलिए बैन किया गया कि मैंने जिन्ना साहब पर तनकीद की थी। और तो कोई ऐसी उसमें काबिल एतराज़ बात नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उसको मैं उस थीसिस को मैं अगर रीराइट करूँ, तो शायद बहुत सी चीज़ों को मैं जो मौजूदा मेरे पास इल्म है, उसकी तनाज़ुर में उसको बेहतर तरीके से पेश कर सकता हूँ। लेकिन लीविंग दैट असाइड, 2 कौमी नज़रिया जो है, वो मैडम आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ये तक़सीम के लिए था कि हिंदुस्तान को तक़सीम कैसे किया जाए, मुसलमानों को तक़सीम कैसे किया जाए। और ब्रिटिश इंटरेस्ट या वेस्टर्न इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़, मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाए। वो उस वक़्त से लेकर आज तक हो रहा है और सिस्टमैटिकली हो रहा है। ठीक है? और साथ ये भी है कि ये उनकी ज़रूरत थी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, पाकिस्तानी तजिया नगार जिनसे मेरी कुछ लोगों से बातें हुई हैं, कि पाकिस्तान अपनी तिब्बी उम्र पूरी कर चुका है और दो कौमी नज़रिए का जनाज़ा तो उन्होंने निकाल दिया था 71 में। लेकिन फिर भी कहते हैं कि दो कौमी नज़रिया ज़िंदा है। In any case, whatever the value of the two-nation theory, it was not applicable on the princely states of undivided India. और इस बात को साबित करने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत इसलिए नहीं, सिर्फ एक बात मिसाल दूंगा कि अगर दो कौमी नज़रिया का इतलाक रियासतों पर होता, यानी प्रिंसली स्टेट्स पर होता, there was no way that Muhammad Ali Jinnah would have accepted accession of Junagadh टू पाकिस्तान। पहली बात है कि जूनागढ़ का पाकिस्तान के साथ कोई ज़मीनी रिश्ता ताल्लुक नहीं था, कोई राब्ता नहीं था।
اور पھर ये भी है कि वहाँ पर 2/3 जो है नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी, उसका रूलर जो है ना एक लाश किस्म का मुसलमान था, और वो जिन्ना साहब उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बाई एक्सेप्टिंग दैट उन्होंने ये साबित कर दिया कि दो टू कॉम्बिनेशन थ्योरी का वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब है अगर अगर टू नेशन थ्योरी का एप्लीकेबल रियासतों पर होता तो ऑटोमेटिकली जूनागढ़ वुड हैव जॉइन इंडिया, नॉट पाकिस्तान। इस पर मुझे मजीद कहने की जरूरत नहीं है। तो दो कौमी नजरिए को मैडम जो कौम परस्त हैं जम्मू कश्मीर के और जो शऊर रखने वाले लोग हैं वो उसको मुस्तरद करते हैं। वो कहते हैं कि ये दैट वाज इम्पोज्ड ऑन अस, वी विल नॉट फॉलो टू कौमी नजरिया। तो मेरे ख्याल में मैंने इसका थोड़ा सा जवाब दे दिया। आई कैन स्पीक ऑन दैट फॉर आवर्स। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि डॉक्टर आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अब जबकि ज़ात कश्मीर के कौम परस्तों को हक़ाइक़ का पता चल गया, उन्होंने हमारे जो वो व्लॉग था उस पर तबसरा करते हुए कहा कि पता चल गया है, तो क्या वो पिंडी बॉयज़ के खिलाफ जहाद करेंगे? पिंडी बॉयज़ से मतलब पाकिस्तान आर्मी है, ठीक है मैडम। पहली बात है कि जिहाद की तशरीह लोगों की मुख्तलिफ है। जिहाद अगर पिंडी बॉयज़ हम पर हमला करते हैं और हम अपना दिफा करते हैं, दैट इज़ जिहाद एज़ वेल। अगर वो हम पर सॉरी वो जंग मसलत करते हैं तो हम अपने घरों को बचाते हैं, अपने ख़ानदान को बचाते हैं, दैट इज़ जिहाद एज़ वेल। लेकिन हम जो है ना मिलिटेंसी के हक़ में नहीं है। एट टाइम कुछ वक़्त था जब कुछ आज़ाद कश्मीर के सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों ने मिलिटेंसी करने की कोशिश की अगेंस्ट पिंडी बॉयज़। आई वाज अमंग दोज जिन्होंने स्ट्रिक्टली कहा था, और एट वन टाइम आई वाज द ओनली पर्सन जिसने स्ट्रिक्टली कहा था कि नहीं नहीं करना, इसलिए कि दैट विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द पिंडी बॉयज टू क्रश अस, टू किल अस, टू डिस्ट्रॉय अस, एंड वी डोंट वांट दैट। हमें पता है कि पिंडी बॉयज के कहने पर उनके बी ऑन देयर बिहेस्ट एंड विद देयर सपोर्ट जो मिलिटेंसी की गई है इंडियन साइड ऑफ जम्मू कश्मीर, वी नो व्हाट हैज हैपेंड देयर एंड वी नो व्हाट इज हैपनिंग देयर। इट सूट्स पिंडी बॉयज दैट वहाँ पर आग लगी रहे, वहाँ पर दहशतगर्दी जारी रहे, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता रहे, लोग मरते रहें, और इसके ये होगा कि दैट विल हेल्प देम टू प्रमोट एंटी इंडिया स्लोगन्स, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इट सूट्स देम। मैं इसको इस बात को इस तरह कंक्लूड करूँगा कि हम मिलिटेंसी नहीं करेंगे, ठीक है। पिंडी बॉयज़ के खिलाफ या पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ हम स्ट्रगल करेंगे, पीसफुल स्ट्रगल होगी हमारी। पिंडी बॉयज़ के खिलाफ हम लड़ नहीं सकते, हम इंडिया के खिलाफ भी नहीं लड़ सकते। हम बंदूक के जरिए स्ट्रगल नहीं करना चाहते कि वी नो दैट वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू दैट इन एनी केस। ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है। हम जो है ना पीसफुल स्ट्रगल करेंगे, डिप्लोमेटिक स्ट्रगल होगी हमारी, लोगों को अवेयरनेस देना है। वो पिंडी बॉयज़ को भी और जो इंडियन बॉयज़ हैं उनको भी ये समझाना है, उनकी सीक्रेट एजेंसी को समझाना है, उनके लोगों को जो है समझाना है कि जो मसला जम्मू कश्मीर का जो हल है ये बंदूक में नहीं है। बंदूक से आपने ट्राई कर लिया 1947 से लेकर आज तक, तबाही बर्बादी ज़रूर हुई है, हमारी भी और आपकी भी। आपकी इकोनॉमी भी मुतासर हुई है और हमारी भी, हमारे लोग भी खस्ताल हुए और आपके लोग भी। इट इज़ टाइम टू रीथिंक द विजडम ऑफ दैट पॉलिसी। तो वी नीड टू एम्फसाइज कि हम इसको बंदूक के जोर पर कुछ नहीं करेंगे, एंड देयरफॉर नो जहाद मिलिटेंट जहाज जहाद अगेंस्ट पिंडी बॉयज। आगे आप ये कहती हैं कि तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो कहती हैं कि ज़ात कश्मीर में मुनाफिकत से परहेज करना पड़ेगा। यानी ज़ात कश्मीर वालों को कह रही हैं, और ख़ासतौर पर उन लोगों को जो कि बाशऊर लोग हैं। वो कहते हैं कि खुद मुख्तारी के बाद आइन कैसा होगा। मैडम हम तो ये नहीं कहते कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर वालों को मुनाफिकत से परहेज करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के पॉलिसी साज इदारों को और पाकिस्तान के सैदानों को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को मुनाफिकत छोड़ देनी चाहिए, परहेज नहीं, छोड़ देनी चाहिए। और हमें भी जो है ना आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनको भी मुनाफिकत छोड़ देनी चाहिए। लेट फैक्ट्स इमर्ज एंड कॉल स्पेड। जो सच है उसको सच बोलें, बदतमीजी करने की हम किसी को भी इजाज़त नहीं देते। जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स और जो हैं उनको इमर्ज होने देना चाहिए कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या थी और हमारी पॉलिसी क्या है। शायद आप इसमें से ये कहना चाहती होंगी कि अगर हम मुनाफिक को छोड़ देंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें ये करना पड़ेगा कि वी आर ऑन द पाकिस्तानी साइड ऑफ द डिवाइड, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वी आर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, and therefore it is only appropriate, it is only logical that our struggle should be against Pakistan.
And those people who are taking guns and going across the yellow sea or at one time ceasefire line, they are only projecting the agenda of Pindi boys, and we don't want to do that. हमने ना मुनाफिकत ना पहले की है, ना आज करेंगे, ना फ्यूचर में करेंगे, ना इस वक्त मुनाफिकत कर रहे हैं। ये हो सकता है कि माजी में उस वक्त के हालात के मुताबिक हमने कुछ पॉलिटिकल मिस्टेक्स की हों। मैं उसमें ये नहीं कहूँगा कि हमसे मिस्टेक्स नहीं हुई। जो भी आदमी स्ट्रगल करेगा उसमें उसको प्रॉब्लम्स आएंगी और गलतियां भी करेगा। जो आदमी कहता है कि उसने कभी गलती नहीं की है तो वो गलत बयान निकाल रहा है। जो आदमी काम करेगा उसे गलतियां होंगी। तो इस मेरे ख्याल में मैंने जवाब दे दिया। और साथ में मैंने ये भी साथ आपने ये भी कहा कि खुद मुख्तारी के बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि आइन कैसा होगा। मैडम डॉक्टर आशा सिद्दीका, हमारा आइन जो है ना सेकुलर होगा। रियासत का कोई मजहब नहीं होता, ठीक है। मजहब इंडिविजुअल्स के होते हैं। हर आदमी को अपने मजहब के मुताबिक काम करने की इजाज़त होगी, काम से मुराद इबादत करने की इजाज़त होगी। ये वही बात है जो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का को फतह किया, उन्होंने कहा कि आपको इजाज़त है कि आप सिवाय खाना काबा के आप जहाँ पे भी आपके बुत खाने हैं आप वहाँ पर इबादत कर सकते हैं, अपने घरों में इबादत कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में आपको मजहबी तौर पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। किसी को ये अख्तियार नहीं होगा कि आपके बुत खानों पर कब्जा करे या उनको डिस्ट्रॉय करे। दैट विल बी आवर पॉलिसी। यानी मजहब जो है अपना अपना, रियासत हम सब की है। रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा जो है हम सबकी ड्यूटी होगी। आइन हमारा जो है ना वो सेकुलर होगा। हर आदमी की जो है ना हर आदमी को एज ए इंसान समझा जाएगा और उनके जो हकूक होंगे बराबर होंगे। आई नो कि सेइंग दिस ऐसी प्रैक्टिकल इसमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो पिंडी बॉयज़ और जो जिन लोगों ने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है और जिन्होंने दो कौमी नज़रिए को हिफ्ज़ किया हुआ है, वो इसको अमल नहीं होने देंगे। जैसा कि पाकिस्तान में भी करारदाद मकासद आ गई थी, उसके बाद जो है सारा हर चीज़ बदल की जाएगी। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि हम फ्रॉम स्टार्ट ऐसा करेंगे कि ये पॉलिसी ये होगी, रियासत का कोई मज़हब नहीं है। जो आदमी बैठे होगा कुर्सी पर बैठा होगा उसने हालात और वाक़यात और हक़ाइक़ की रोशनी में फ़ैसले करने होंगे, ना कि मज़हब की रोशनी में कोई फ़ैसले करने होंगे। मज़हब आपकी मर्ज़ी है तो आप 5 नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें और अशराक भी पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ें। आपको कोई स्टॉप नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जाएँ जाकर दूसरे के गुरुद्वारे को या टेंपल को तबाह कर दें। नो, दैट विल नॉट बी अलाउड। अगेन आई एम्फसाइज हमारा जो आइन कॉन्स्टिट्यूशन होगा विल बी सेकुलर एंड वी विल स्ट्रांगली बिलीव इन लिबरल एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी। आई होप दैट आई हैव आंसर्ड दैट। एंड आगे आपने ये कहा है कि नंबर 4 जो है एक मुस्लिम सोसाइटी में गैर मुस्लिम के हकूक क्या बराबर होंगे। इस सोसाइटी में भी मसल्ह अफराद पावर में होंगे। जो इसका नंबर 4 है, इसका पार्टी मैंने ऊपर आंसर काट दिया कि गैर मुस्लिम के हकूक भी उनको भी मसला ये नहीं होगा कि वो गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है। दे विल बी सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर, और सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर के सब के हकूक बराबर होंगे। एंड आई नेवर मीन दैट, हम इसमें कोई मुनाफिकत नहीं करेंगे, ठीक है। अगेन आई एम्फसाइज मजहब अपना अपना, कोई नाम किसी के मजहब में दखल अंदाजी करें, ना किसी को ये इजाज़त दें कि आपके मजहब में दखल अंदाजी करे। लेकिन ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ सब पर अप्लीकेबल होगा। और आगे ये आता है कि क्या इस सोसाइटी में कहते हैं कि क्या मसल्ह अफराद जो हैं वो पावर में होंगे। इससे मुराद आपकी मेरे ख्याल में यही है कि क्या आर्मी जो है ना पावर में होगी, और क्या आर्मी जो है ना विल कॉल द शॉट्स, वो जो है ना मनूवर करेंगे चीज़ों को। वो जो है दूसरे लफ्ज़ों में जैसे कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो कुछ करेंगे। माई आंसर इज अ बिग नो, ठीक है। They will be subservient to the political masters, people who will be elected by the people. The leaders who will be elected by the people, they will rule, not the man in uniform. बंदूक वालों का रोल होगा चौकीदारी करनी, तहफ़्फ़ुज़ करना। पहली बात इसके साथ में ऐड ये करना चाहूँगा, वी विल नॉट हैव ए मिलिट्री स्टेट। हम किसी बड़ी आर्मी नहीं रखेंगे। लोकल लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे पास होगा जो मामला होगा। We will not be in a position to fight any of our neighbors. हम 3 मुल्कों जो अगला सवाल है आपको उसका भी पार्टी जवाब आ जाएगा। We will be surrounded by खुद मुख्तार कश्मीर will be surrounded by 3 nuclear powers.
countries with large armies. We are not in position and we will not be in a position to fight them individually or all of them. हम इस पोजीशन में कभी भी नहीं होंगे. Therefore हमें ना तो F-16 की जरूरत होगी, ना हमें घोरी की और पृथ्वी की जरूरत होगी, यानी दूसरे लफ्ज़ में मिसाइल सिस्टम की जरूरत नहीं होगी हमें. ठीक है. हमारा एम्फसिस जो होगा ना, टू एम्पावर द पीपल, वेलफेयर ऑफ द पीपल, एजुकेशनली उनको हमने प्रमोट करना है, ना कि बंदूक के किसकी ज्यादा ताकतवर है, कौन कैसा करेगा. तो इसका असल जवाब यह है कि we will not have a system where like Mindy boys, people with gun and uniform will take over. We will not allow that. आगे आता है कि नंबर 5 वो कहती हैं कि अगर किसी वजह से पड़ोसियों के साथ हालात खराब हो गए तो क्या इकदाम आप उठाएंगे. यस, पड़ोसियों के साथ हालात खराब हो जाते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है. और वैसे भी जब पावरफुल पड़ोसी हो तो वो अपनी चीज़ें डिक्टेट करने की कोशिश करता है. दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन. हमने कोशिश करना है कि हमने न्यूट्रल पॉलिसी रखनी है. मसलन हमारे पास मिसालें हैं, स्विट्ज़रलैंड है, पास में पावरफुल नेबर्स हैं, लेकिन वो पावरफुल जो पड़ोसी हैं वो कब्जा नहीं कर रहे स्विट्ज़रलैंड पर, बल्कि सारे जाकर स्विट्ज़रलैंड में जाते हैं अपने मसाइल हल करने के लिए, अपनी बातों को प्रमोट करने के लिए, दुनिया के डिफरेंट मसाइल हल करने के लिए वो स्विट्ज़रलैंड का रुख करते हैं. There's no reason that we can't have a similar policy. I'm sure we can have that. कि हम किसी से साथ लड़ेंगे नहीं, और हम जो जितने भी हमारे मसाइल होंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि पीसफुली हल करें. अगेन मैं ये कहूँगा कि बंदूक मसाइल पैदा करती है, मसाइल हल नहीं करती. आई होप आई हैव आंसर्ड दैट. उसके साथ ही आपने ये भी कहा है कि नंबर 5 के अंदर भी है ये बात भी, 3 पड़ोसी ममालिक की सीक्रेट एजेंसियों से अपना बचाव कैसे करेंगे. भाई ये तो बड़ी आपने अच्छी बात कही है. बाकी भी बचाव इस वक्त भी नहीं कर सकते. इन तीनों मुल्कों की एजेंसियां इस वक्त डिवाइडेड स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं, मुख्तलिफ अंदाज में एक्टिव हैं. और सिर्फ इन तीनों मुल्कों की एजेंसी नहीं, कई और मुल्कों की एजेंसियां भी एक्टिव हैं. तो आजकल की जो नेटवर्किंग है या सीक्रेट एजेंसीज का जो रोल है, वो तो किस मुल्क में किस किस मुल्क की एजेंसीज एक्टिव हैं, कैसे कैसे काम कर रही हैं, ये सबको पता नहीं होता. बट दे आर वर्किंग. ये पहली बात नहीं होगी. इन 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 ओल्ड डेज में भी, सेंचुरीज बैक भी जासूसी का निज़ाम था. जासूसी का निज़ाम हमेशा रहता है, यहाँ पर भी होगा. हम जो है ना अपना बचाव ये करेंगे कि हम नेशनलिस्ट या नेशनलिज्म को प्रमोट करेंगे, हम कश्मीरियत को प्रमोट करेंगे. और कोशिश ये हमारी होगी कि कोई आदमी जो है ना उनके हाथे ना चढ़े. कोई जो है ना हमारी क्या कहते हैं इसको, ऐसी सिचुएशन ना बने कि जिसमें हमारे लोग जो हैं डर और खौफ की वजह से या किसी लालच की वजह से वो बैरूनी जो एजेंसीज हैं उनके हाथ चढ़ जाएं और उनके मफदात को प्रमोट करें. इसमें कुछ बातें मैं जानबूझकर आगे नहीं कह रहा. लेट द टाइम कम. जैसे ही कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो फिर देखें कि दरिया को कैसे पार करना है. आगे आपने फरमाया है कि आज़ाद कश्मीर में हज़ारों मसाजिद और मदारस हैं जहाँ पर, मैं कोट कर रहा हूँ, यानी तालिब इल्म आके कोट कर रहा हूँ, नापाक फौजियों के बयानियों को फरोग देते हैं. ये नापाक लफ्ज़ मेरे नहीं है, उन्होंने लिखा हुआ था, मैंने उसी तरह कोट किया. ठीक है जी. और सीक्रेट एजेंसियों के लिए काम करते हैं. वो जवान होकर इनकी ज़बान बोलना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. देखिए जी, मैं इसका इतराफ़ करता हूँ कि हज़ारों मसाजिद हैं, मदारस भी हैं, और बहुत से जो लोग मदारस में पढ़ते हैं वो उन्हीं की ज़बान बोलते हैं. उनके जो ना उनकी टनल टनल विजन होती है. तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में नहीं है, पाकिस्तान में भी है. और मेरे पास एक किताब है पंजाबी तालिबान, गालिबन नाम है उसका मुजाहिद नाम है, गालिबन पूरा नाम नहीं याद आ रहा, पाकिस्तानी ने लिखी है. इतनी वंडरफुल उसने रिसर्च की है कि पाकिस्तान की किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी मसाजिद हैं, वहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कितने कितने तालिब इल्म हैं. और फिर उस बेचारे को भी पाकिस्तान से भागना पड़ा, बजाय इसके कि उसको अवार्ड दिया जाए कि उसने इतनी मेहनत की है, वो भाग कर आया. मेरी उससे मुलाकात स्विट्जरलैंड में हुई थी. तो इस तरह से ये देखा जाए तो पाकिस्तान भी मसाजिद पीरी फिकीरी में मदरसों के हवाले से खुद कफील है. हम ये कोशिश करेंगे कि इनको ये बताया जाए कि अगेन
مذہب آپ کا اپنا ہے. مذہب کے اندر بھی کتنے مسلک ہیں، کتنے اختلافات ہیں. ہم یہ کسی کو الاؤ نہیں کریں گے کہ وہ بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر یا اکثریت کے طور پر کسی کو دبائے، کسی کے مذہب میں یا فرقے میں دخل اندازی کرے. اور یہ جو لوگ ہوں گے نا جو کہیں گے کہ ہمارا رشتہ کیا ان کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ، تو صرف پاکستان ہی نہیں ہے جو جہاں پر کلمہ پڑھا جاتا ہے، 57 ادر کنٹریز بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کا رشتہ کیا ہے، پاکستانیوں کا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے. پھر انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑے گا، سیڈ تھنگ ہے، سیڈ فیکٹ ہے، جتنے مسلمان پاکستان نے، اسلامی مملکت پاکستان نے 1947 کے بعد مارے ہیں یا مروائے ہیں، اتنے کہ امریکہ اور رشیا نے نہیں مارے، چائنا نے نہیں مارے، انڈیا نے نہیں مارے. تو یہ میٹر بھی پاکستان کے پاس جاتا ہے. پھر آپ کہیں گے کہ کہاں مارے، یعنی پوری ہسٹری ہے اس کی، وہ بیان کرنا شروع کر دوں گا تو کافی لمبی ہو جائے گی بات. لیکن کوئی بھی آدمی ریسرچ کرا سکتا ہے کہ کس نے مارے اور مروائے. عثمانوں کو بڑے مارنے میں پاکستان کا بڑا تجربہ ہے. تو ہم جو ہے نا اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ یور پالیسی شوڈ بی پرو جموں اینڈ کشمیر. مذہب آپ کا اپنا، وہ جتنی اپنی مذہب کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق آپ اس پر عمل کریں. لیکن یو ہیو نو رائٹ ٹو امپوز یور ویوز اور یور ریلیجن آن ادر پیپل. جو قرآن بھی کہتا ہے آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. ٹھیک ہے، قرآن کہہ رہا یہ نہیں کہ اگر میں حدیث کی بات کروں گا تو کہیں گے جی شاید یہ حدیث کمزور ہے یا ویک ہے. یہ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اور مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے، ایک سے زیادہ فرق آ گیا. تو آپ کو بھی، کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ مذہب کے نام پر اپنی ول، اپنی جارہ داری، اپنی طاقت کو دوسروں پر امپوز کریں. I hope I have answered that, and I leave it at that. If anybody else has any questions, please do ask, and I will do my best to answer that. I hope Dr. Asha Siddiqa, میں یہ جسارت نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو اس بات پر چیلنج کروں، لیکن میں نے وضاحت کر دی ہے. And I hope you like it, and if you have any more questions, please do ask. Finally, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب. میری طرف سے خدا حافظ ہے. لک آفٹر یور سیلف.